नमस्ते बच्चों, कक्षा 6 विषय विज्ञान और आपका जो लेसन है वो है 12वां लेसन। कौन सा लेसन है? 12वां। और लेसन का नाम क्या है? विद्युत और परिपथ। देखो, आज से हजारों साल पहले तो आपने अपने दादा से सुना ही होगा, दादा नाना से, कि हमारे टाइम में विद्युत नहीं होती थी, यानी कि बिजली नहीं होती थी, फिर भी वे लोग जीवन यापन करते थे। लेकिन आज अपने विद्युत के ऊपर इतने निर्भर है कि यदि 1 मिनट 1 सेकंड के लिए ही लाइट चली जाती है तो अपने को कितना ऐसे लगता है कि कब आएगी कब आएगी। तो उसी से संबंधित आपका जो लेसन है वो है विद्युत तथा परिपथ की। जो विद्युत है वो परिपथ के अंदर कैसे बहती है, कैसे जो धारा बहती है, इसके लिए देखो हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं ना। सबसे मेन, जैसे सारा दिन अपने पानी का यूज़ करते हैं, पानी टंकी में जाते ही है, नीचे से टंकी में पहुंचाते हैं किसकी सहायता से? मोटर। और मोटर किस पे चलती है? विद्युत पे। तो फिर अपने टूटी से पानी को भरते हैं, तो कितना आसान कार्य है, नहीं तो कुएं से पानी को भरना और वो कितना कठिन कार्य था। तो विद्युत का जो उपयोग है वो क्या है? हमारे जीवन को क्या करता है? बहुत ही आसान बनाता है। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग है ना। तो सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। और रात में लगातार काम करने में भी हमारी सहायता कौन करती है? विद्युत करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है और फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है, कई स्थानों पर तो अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम फिर किसका प्रयोग करते हैं? जब लाइट चली जाए रात को, अपने खाना खा रहे हों या कोई काम कर रहे हों, तो फिर अपने किसका यूज़ करते हैं? टॉर्च का। तो फिर टॉर्च भी क्या देती है? हमें प्रकाश देती है। और टॉर्च के अंदर भी क्या होता है? बल्ब होता है। और जब इसका स्विच दबाते हैं तो फिर वो क्या करती है? प्रकाश देती है। और टॉर्च में फिर क्या प्रकाश किससे मिलता है? विद्युत से। फिर टॉर्च में भी फिर क्या माने क्या है? विद्युत है। टॉर्च में भी क्या है? विद्युत है, जिससे हमें क्या मिला? प्रकाश मिला। टॉर्च में फिर विद्युत कैसे है इसके बारे में, कि या फिर विद्युत कैसे प्राप्त होती है, विद्युत कैसे कार्य करती है और इसका कौन सा परिपथ है कार्य करने का, इसके लिए देखो विद्युत सेल कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत विद्युत सेल से मिलती है। टॉर्च के बल्ब को जो विद्युत मिलती है वो किससे मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है। और विद्युत सेल का जो उपयोग है वो विद्युत स्रोत के रूप में, विद्युत सेल का जो उपयोग है वो विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में भी किया जाता है। सेल का उपयोग किया जाता है ना, रेडियो में, घड़ियों में, अलार्म में, तो सभी जगह इसका उपयोग किया जाता है। और इससे क्या प्राप्त होती है? विद्युत प्राप्त होती है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? देखा है क्या? नहीं देखा तो जब भी आप आगे से आपके हाथ में आए तो इसे क्या करोगे? ध्यानपूर्वक देखोगे। आपने यह देखा होगा कि इसके एक और तो धातु की क्या लगी होती है? टोपी लगी होती है। और दूसरी तरफ एक बस सीधी संक्रिया होती है। ऐसा ही होता है ना। तो इसलिए विद्युत सेल के एक जगह तो क्या लगा होता है? प्लस का निशान, और दूसरी जगह क्या लगा होता है? माइनस का निशान लगा होता है। एक जगह धनात्मक होती है और दूसरा सिरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक होती है, जहाँ पर इस प्रकार के ऊपर धातु की टोपी लगी होती है ना, वो तो कौन सा भाग होता है? धनात्मक होता है। और दूसरा सिरा क्या होता है? ऋणात्मक होता है। सभी विद्युत सेलों में क्या होते हैं? एक में नहीं, सभी विद्युत सेल एक जैसी बनावट के होते हैं। और सभी विद्युत सेलों में दो ही सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक होता है और दूसरा सिरा ऋणात्मक होता है। एक सिरा धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होगा, फिर ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो देखो, सभी विद्युत सेलों के दो सिरे होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। और विद्युत सेल में जो संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है, और जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं,
मतलब इसकी एक टाइम पीरियड होता है, जब उसमें वो पूरे जितने रासायनिक पदार्थ हैं वो उन्होंने विद्युत उत्पन्न कर दी, तो फिर वो सेल क्या होते हैं, कार्य करना बंद कर देते हैं, या फिर अपनी यूं कहें कि वह विद्युत बनाना बंद कर देते हैं। तब हमें क्या करना पड़ता है, उस विद्युत सेल को बदल के नया सेल डालते हैं। आपने रेडियो में, घरों में, घड़ी में देखा होगा कि कुछ टाइम के बाद घड़ी क्या होती है, रुक जाती है, तो फिर क्या करते हैं, घड़ी में क्या करते हैं, नया सेल डालते हैं। तो ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या भरे होते हैं, रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, जो एक टाइम पीरियड तक ही कार्य करते हैं और उसके बाद वो कार्य करना बंद कर देते हैं, या फिर यूं कहें कि जितने वो होते हैं उतना वो अपना कार्य कर देते हैं। तो इसके बाद देखो, एक चेतावनी आपने खंभों में और कई जगह देखी होगी, विद्युत खंभों, विद्युत केंद्रों और अन्य स्थानों पर एक ऐसा डायग्राम बनाकर और ऊपर लिखा होता है चेतावनी। यह क्या दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो अत्यंत खतरनाक हो सकता है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट या मृत्यु तक कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों को, सॉकेट को आदि के प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुवाह जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी खतरनाक होती है। विद्युत संबंधी सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। आप कभी भी विद्युत के साथ खिलवाड़ नहीं करोगे, नंगे तारों को नहीं पकड़ोगे, और नंगे पैर भी आप विद्युत के किसी भी कार्य को नहीं करोगे। यह बहुत ही खतरनाक होती है। इसके बाद देखो, आपने बल्ब, टॉर्च बल्ब और उसका भीतरी सिरा है, उसमें क्या होता है, नीचे ये इस हिस्से को टर्मिनल कहते हैं, और बीच में जो जलता है उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। टॉर्च के बल्ब का कांच का एक बाह्य आवरण धातु की सतह पर चिपका रहता है। ये बाह्य आवरण है ना, ये किस पर चिपका रहता है, धातु की सतह पर चिपका रहता है। और बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, एक तंतु होता है। क्रियाकलाप देखो कि एक टॉर्च लीजिए और इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर निकाल सकते हैं, खुद नहीं निकालने की कोशिश करें, टॉर्च को खराब न करें। आप क्या देखते हैं कि क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं। बल्ब के मध्य क्या होता है, ऐसे करके एक पतला तार होता है, उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं ना। तो जैसे आप टॉर्च का स्विच दबाते हैं तो बल्ब का फिर कौन सा भाग, यही भाग क्या होता है, दीप्त होता है, जलता है, पतला तार होता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। और यह तंतु दो मोटे तारों के बीच में, जैसे ऐसे तार है और इसके बीच में ऐसे लगा होता है, इनको पकड़े हुए होता है तंतु। तो ये आपके चित्र में दर्शाया गया है। और ये मोटी जो तार हैं वो तंतु को क्या करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। और इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा रहता है, और दूसरा मोटा तार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल हैं, और ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को क्या करें, न छुएं, दोनों दूर दूर रहें। और घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है, और इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, दो ही टर्मिनल क्यों होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो देखो, इस पर चेतावनी है कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच और बल्ब जैसी युक्ति के बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना क्या होंगे, बंद कर देंगे। क्या कह रहा है कि दो टर्मिनल से जुड़े तारों को स्विच और बल्ब जैसी युक्ति के बीच में बिना जोड़े आपस में न मिलाएं, कि सेल है उसके एक सिरे का और दूसरे सिरे के तार है, इनको आपस में न मिलाएं, बीच में कुछ भी युक्ति जोड़े बिना, नहीं तो ये बहुत जल्दी से इसके जो रासायनिक पदार्थ हैं वो खर्च हो जाएंगे और ये सेल क्या हो जाएंगे, कार्य करना बंद कर देंगे। इसके बाद विद्युत बल्ब से जुड़ा हुआ बल्ब, विद्युत सेल से, कि विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तमान करने का प्रयास करने के लिए अपने क्रियाकलाप करेंगे। दूसरे क्रियाकलाप में देखो क्या दिया है कि
विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लो। कितने टुकड़े कह रहा है कि 4 टुकड़े लो और प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दो और इस प्रकार 2 सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाए और 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल और दूसरे 2 भागों वे वहां पर 3 और 4 में आपको दर्शाया गया कि कैसे जोड़ना है कि 2 भागों को तो सेल से जोड़ दो ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड जोड़ के 2 भाग तो ये कर लिए अपनी, और 2 भागों को क्या करो बल्ब से जोड़ दो, एक ऊपर से और एक नीचे से। तो बल्ब के दोनों तारों को जोड़ने के लिए विद्युत रोधी आप टेप और सेल के लिए रबर बैंड या कुछ भी आप यूज कर सकते हो। इनके ऊपर टेप भी लगा सकते हो, रबर बैंड या कैसे भी आपको सेट आए आप इनको ऊपर चिपका लो। अब क्या करो, बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 ढंग हैं उनसे जोड़ो आपस में। तो देखो कि बल्ब दीप्त होता है या नहीं होता। इसके लिए आपको 6 जैसे प्रयोग करके दिखाए गए हैं। ये देखो ए में क्या किया, उनको जोड़ दिया, ऊपर नीचे दोनों को जोड़ दिया, बल्ब क्या हो गया दीप्तमान हो गया। अब क्या किया, एक वायर तो जोड़ दी, एक वायर नहीं जोड़ी, तो फिर बल्ब दीप्त होगा क्या, नहीं होगा। दोनों वायर जुड़नी चाहिए फिर ही बल्ब दीप्त होगा। अब वो क्या कर रहा है, नीचे वाली तो जोड़ रहा है, अब ऊपर वाली नहीं जोड़ रहा, तो भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। इसमें देखो दोनों को ही नीचे वाली से जोड़ दिया तो भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। अब दोनों को ऊपर वाली से जोड़ दो तो भी बल्ब दीप्त नहीं होगा। अब इनको उल्टा करके जोड़ दो, नीचे वाली को ऊपर से ऊपर वाली को नीचे को, तो भी बल्ब क्या हो जाएगा, दीप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 तारें हैं विद्युत सेल की, एक प्लस की एक माइनस की। विद्युत सेल में तो प्लस माइनस होता है लेकिन बल्ब में प्लस माइनस नहीं होता। इस अकॉर्डिंग देखें अपने कि ये भी जल रहा है और ये भी जल रहा है, तो इस अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है कि विद्युत सेल में तो प्लस माइनस होता है कि ये भी जल रहा है और ये भी जल रहा है। तो सेल में तो प्लस माइनस होता है लेकिन बल्ब इसके अंदर प्लस माइनस नहीं होता। यदि इसमें भी प्लस माइनस होता फिर तो ये ऊपर ऊपर वाली ही चाहिए, नीचे नीचे वाली एक ही बार बल्ब दीप्त होता। लेकिन चाहे अपने ऊपर वाली वायर को जोड़ें चाहे ऊपर वाली को नीचे वाली से जोड़ें फिर भी बल्ब क्या हो रहा है, दीप्त हो रहा है। इसका अर्थ कि सेल में ही अकेला प्लस माइनस धनात्मक ऋणात्मक होते हैं, बल्ब में नहीं होते। और अब इससे आगे देखो कि अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखें जिनमें बल्ब दीप्त होता है। 2 व्यवस्थाओं में हुआ ना बल्ब दीप्त। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से करो। देखो टोटल कितनी स्थितियां देखी अपनी, 6 देखी। 6 के अंदर 2 में तो बल्ब क्या हो गया, दीप्त हो गया, लेकिन 4 के अंदर बल्ब दीप्त नहीं हुआ। तो ये क्या कह रहा है कि इन व्यवस्थाओं की तुलना, कि इन 2 व्यवस्थाओं की तुलना आप बाकी की 4 व्यवस्थाओं से करो जिसमें बल्ब नहीं जला। तो क्या होगा कि विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को 12.5 की शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। इन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के टर्मिनल के से आपस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है, उसमें बल्ब दीप्त नहीं होता। इसका कहने का अर्थ क्या है कि बल्ब दीप्त तब होगा, अब जैसे अपने पेंसिल को पकड़ लो, इसको यहाँ से पेंसिल को पकड़ो यहाँ तक आगे, फिर नीचे से पेंसिल, अब देखो तार तो यहाँ तक है, पेंसिल को क्या कर रहा है, उठाना पड़ा, तो इसमें बल्ब दीप्त नहीं होगा। ऐसे इसमें कि यहाँ से चलेंगे अपने ऐसे, ऊपर से ऐसे, फिर यहाँ तक की तार वायर है, इससे आगे वायर है ही नहीं, पेंसिल को क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, तो इसमें भी बल्ब दीप्त फिर नहीं होगा। इसका समझाने का अर्थ यही था कि तब ही बल्ब दीप्त होगा कि जब आप पेंसिल को एक स्थान से शुरू करके दोनों से होते हुए वापस वहीं तक ले आओ, तार के ऊपर ऊपर चलते, वायर के ऊपर ऊपर चलते, तो बल्ब दीप्त होगा, नहीं तो बल्ब दीप्त नहीं होगा। ये आपका क्रियाकलाप था। तो इसके बाद देखो किन व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल और बल्ब के 2 टर्मिनल से जोड़े गए, और इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। और विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत परिवाह के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत बल्ब तभी क्या होगा, दीप्त होगा जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
किसी विद्युत परिपथ में 12.6 में दर्शाए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है, और जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब क्या हो जाता है, दीप्तिमान हो जाता है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता, तो ऐसे में फिर बल्ब क्या हो जाता है, खराब होगा, या फिर क्या होगा, सेल खराब होगा, दोनों में से एक बात होगी, तभी क्या होगा, वो दीप्त नहीं होगा। इसके बाद देखो कि ऐसे चलती है, जो विद्युत धारा है वो प्लस से, ऊपर वाला सिरा क्या है, प्लस है, इसमें क्या है, ये टोपी है ना, टोपी वाला सिरा क्या होता है, प्लस, और ये वाला सिरा क्या है, माइनस। तो विद्युत धारा प्लस से ऐसे माइनस की ओर बहती है, इसका बहने का चक्कर क्या है, ये वाला प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इसमें एक कारण ये है कि बल्ब के तंतु का खंडित होना, बल्ब का जो तंतु है वो खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, इसीलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता। इसके बाद क्या बता सकते हैं कि 12.5, जो आपके 12.5 में 4 जो अपने प्रयोग किए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, इसमें दीप्त इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो पूरा परिपथ है वो नहीं बना था, इसीलिए बल्ब दीप्त नहीं हुआ। यदि पूरा सर्किट बन जाता तो फिर जो बल्ब था वो दीप्त हो जाता। इसके बाद क्रियाकलाप है 12.3 कि एक टॉर्च, बल्ब और तार का टुकड़ा लीजिए और पहले की तरह ही आप सिरों पर प्लास्टिक लगा दीजिए, और फिर 12.7 में जैसे दर्शाए अनुसार, ये 12.7 है, इसमें दर्शाए अनुसार ऐसे लगा दो। तो पहली के पास बल्ब और सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है, क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा, ये एक नीचे से लगा दिया और ऊपर वाला बल्ब खुद ही उस पर जोड़ दिया। तो इस प्रकार क्या होता है कि तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के तार की नोक इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखें, तो क्या बल्ब दीप्त होगा। अब जो बल्ब है उसको विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाएंगे, क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है, क्या ये टॉर्च को ऑन या ऑफ करने के समान नहीं है। तो देखो इस प्रकार बल्ब दीप्त हो जाएगा क्योंकि इसमें वही सर्किट है, लेकिन इसमें जब धनात्मक सिरे वाली वायर उसके ऋणात्मक सिरे से सेल के चलेगी तो इसमें सेल वो ज़्यादा देर काम नहीं करेगा, कि धनात्मक सिरे वाली वायर जैसे ऋणात्मक पर टच कर रही है, दोनों सिरे मतलब मिल रहे हैं, इनमें आपस में धारा प्रवाहित हो रही है, तो सेल के अंदर के जो रासायनिक पदार्थ हैं वो क्या हो जाएंगे, जल्दी खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो जो आपका ये पार्ट था विद्युत सेल और विद्युत परिपथ, ये इसके अंतर्गत आपको जितना बताया गया है उसको वीडियो को देखते हुए आप बुक रीडिंग खुद करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि इसमें विद्युत जो सेल है वो विद्युत का ही एक क्या है, स्रोत है। इसमें मेन बात क्या है कि जो विद्युत सेल है यह क्या है, विद्युत का ही स्रोत है, क्योंकि सेल में भी धारा प्रवाहित होती है, सेल के अंदर भी रासायनिक पदार्थ भरे हुए हैं जो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा बहने का जो तरीका है वो क्या है, प्लस से माइनस की ओर है। और सेल के दो भाग होते हैं, एक टोपी वाला जो भाग होता है वो प्लस होता है और दूसरा भाग क्या होता है, माइनस होता है। जब इन दोनों भागों को आपस में मिला दिया जाता है किसी वायर से चाहे कैसे भी, तो ये जल्दी ही इसके रासायनिक पदार्थ खत्म हो जाते हैं, या ज़्यादा वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और ये सेल फिर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और एक सेल के अंदर एक निश्चित समय तक ही धारा प्रवाहित होती है, उसके बाद उसके जो रासायनिक पदार्थ हैं वो यूज़ हो जाते हैं और फिर अपने को वो सेल क्या होते हैं, बदलने पड़ते हैं। घरों में भी आपने देखा होगा कि जैसे घड़ी है वो जल्दी जल्दी रुक जाती है तो अपने को दूसरा सेल डालना पड़ता है, रेडियो भी कार्य करना इससे बंद कर देता है तो अपने को दूसरे सेल डालने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो रासायनिक पदार्थ हैं वो एक निश्चित सीमा तक ही कार्य करते हैं, उसके बाद वो कार्य करना बंद कर देते हैं, तो हमें नए सेल का यूज़ करना पड़ता है। आगे का जो भाग है अपने बाद में करेंगे। धन्यवाद।